देखो माना dv आयतन अल्पांश में आवेश कितना है dq, तो आप लिख सकते हैं यहां से, तो आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व रो से रिप्रेजेंट करते हैं आयतन आवेश घनत्व को, पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपका जो रेखीय आवेश घनत्व होता है उसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं आयतन लिया है, तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल्स टू कितना होगा आपका, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन। अब dv आयतन अल्पांश में देखें तो आवेश कितना है आपका dq है, और आयतन कितना है dv, तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा dq इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ से रो dv, जिसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी कहाँ है, इस आयतन b के कारण आपको किसी बाह्य बिंदु p पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, किसी बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे आयतन को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित मान लेंगे और एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर उसका संपूर्ण आयतन के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया है, आयतन अल्पांश dv के लिए आपने, उसके अंदर जो आवेश है वो dq हमने निकाल लिया है रो dv, जहां पर रो है आपका आयतन आवेश घनत्व। अब आपको इस dv अल्पांश का आवेश पता है, तो इस आवेश dq आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे लिखेंगे, dq आवेश के कारण, dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dq आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लीजिए है dE वेक्टर। आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज फर्स्ट टॉपिक में क्या बताया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फॉर्मूला क्या था, KQ/R² R कैप, यही होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R² R कैप। अब यहाँ पर Q आवेश कितना है आपका, dQ आवेश है, तो dQ आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है dE, तो आप कैसे लिख सकते हैं K dQ/R², बिंदु P पर निकाल रहे हैं, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, dQ आवेश के कारण बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K dQ/R², इस अल्पांश dV का बिंदु P से दूरी है R, तो आप इसको K dQ/R² R कैप, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर dQ जो है, dQ आवेश समीकरण 1 से आवेश dQ कितना है रो dV, समीकरण 1 से आवेश का मान रखने पर dQ का वैल्यू रख दो, कितना है रो dV, रफ कर रही हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पर देखिए dE वेक्टर कितना आ जाएगा, K का वैल्यू है 1/4πε0, dQ का वैल्यू रख दो आप समीकरण 1 से रो dV/R² R कैप। R कैप क्या होता है, एकांक सदिश R कैप क्या होता है, सदिश बटे सदिश का परिमाण। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, dE को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 रो dV, R कैप की जगह पर आप लिखोगे R वेक्टर बटे R, तो ये हो जाएगा R वेक्टर, और R² यहाँ पर पहले से है, एक और R आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका R³। तो ये जो है समीकरण आपकी समीकरण नंबर 3, वो क्या प्रदर्शित कर रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बाह्य बिंदु P पर इस अल्पांश dV में आवेश dQ के कारण,
अल्पांश dv में आवेश dq के कारण बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE इक्वल टू कितना आ गया आपका 1/4πε0 रो dv r वेक्टर बाई r क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं, और r कैप की फॉर्म में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको किसी अल्पांश के कारण तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आई, और हमें क्या निकालना है, इस संपूर्ण सतत आवेश वितरण के कारण। जो हमने सतत आवेश वितरण लिया है वो क्या लिया है, सतत आयतन आवेश वितरण। तो इस संपूर्ण आयतन के कारण बाह्य बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों में आयतन V के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो इसके अतः संपूर्ण आयतन, एक सेकेंड, अतः संपूर्ण आयतन V के कारण बाह्य बिंदु P पर क्षेत्र की तीव्रता क्या करेंगे, समाकलन करना है, तो dE का समाकलन करेंगे तो E आ जाएगा, इधर समाकलन करेंगे तो 1/4πε0, ये हो जाएगा आयतन V रो dV बाई आर क्यू आर वेक्टर। ये हो गया आपका संपूर्ण सतत आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा। गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा। गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये कोई आपका थोड़ा बड़ा नहीं, ये कोई गोला है आपका, इसको संपूर्ण रूप से समावेशित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा निकालनी है आपको। मान लीजिए इस गोले की जो त्रिज्या है वो r है, और इस पर संपूर्ण जो आवेश है वो आपका कैपिटल प्लस Q है। ठीक है, कैपिटल प्लस Q इसका आवेश है, और इस गोले की त्रिज्या है r। तो गोले का आयतन आवेश घनत्व क्या होगा, r त्रिज्या तथा कैपिटल प्लस Q आवेश वाले, क्या करना, ऑफ करो सर, r त्रिज्या तथा प्लस Q आवेश वाले
गोले के लिए आयतन आवेश घनत्व कितना होगा, आपको अभी बताया था। आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, एक तो रो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और घनत्व क्या होता है, आवेश बटे आयतन। अब यहाँ पर आवेश कितना है आपका प्लस क्यू, आयतन v कितना होगा, गोले के लिए आयतन कितना होगा आपको पता है 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ठीक है, तो यहाँ से आवेश कितना आ जाएगा इस गोले का, आवेश क्या हो जाएगा आपका, आवेश क्यू आ जाएगा आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 3q/4 पाई आर क्यू। आयतन आवेश घनत्व आपका आ गया 3q/4 पाई आर क्यू। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये चीज अभी बताई हुई थी। अब हम क्या करना है, हमें इस संपूर्ण गोले को आवेशित करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए गोला संकेंद्रीय अल्प मोटाई के गोलीय कोषों से बना हुआ है और एक संकेंद्रीय वलय ले लेंगे हम इसके अंदर, जैसे ये इस संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस गोले को हम संकेंद्रीय वलयों से मिलकर बना मान सकते हैं। संकेंद्रीय वलय ले ली हमने कोई, ये एक संकेंद्रीय वलय हो गई आपकी। ठीक है, संकेंद्रीय वलय में जो एक पहला वाला जो छोटा गोला है उसकी त्रिज्या हमने मान ली r, और दूसरा वाला जो है इसकी त्रिज्या मान ली हमने r+dr। ठीक है, इसका मतलब इस वलय की मोटाई कितनी हो गई dr, छोटे वाला गोला है उसकी त्रिज्या है स्मॉल r, और जो इसमें जो बड़ा वाला है उसकी है r+dr। इसका मतलब हमने इस गोले को dr मोटाई की गोलीय कोषों से मिलकर बना मान सकते हैं, और पूरे जो गोला था उसकी त्रिज्या कैपिटल R थी आपकी। ठीक है, क्या किया है, संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए माना गोला जो है संकेंद्रीय अल्प dr मोटाई की गोलीय कोषों से मिलकर बना हुआ है, तो एक स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले में आवेश की मात्रा मान लीजिए q है, माना स्मॉल r त्रिज्या वाले जो एक स्मॉल r त्रिज्या, ये आपने वलय लिया, आपने वलय कौन सी लिए, इस तरीके से लिए, एक वलय स्मॉल r है, स्मॉल r, और इसकी त्रिज्या है इस r+dr। तो ये मोटाई कितनी हो गई, इस गोलीय कोष की मोटाई कितनी हो गई dr। अब हम मान रहे हैं कि जो स्मॉल r त्रिज्या का जो गोला है उसके अंदर आवेश है स्मॉल q, माना स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले में आवेश स्मॉल q है, तब आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल्स टू क्या होगा, आवेश बटे आयतन, आवेश बटे आयतन, और आवेश कितना है स्मॉल r त्रिज्या में प्लस q। अब स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, और r है यहाँ पर स्मॉल r क्यू। ठीक है, तो यहाँ से q इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 4/3 रो 4/3 पाई आर क्यू। ये आवेश आपका आ गया इस स्मॉल r त्रिज्या वाले गोले का आवेश, रो 4/3 पाई स्मॉल r क्यू। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब छोटे गोले स्मॉल r त्रिज्या के वाले गोले में हमने आवेश का मान निकाल लिया q। अब इस छोटे गोले पर हमें क्या निकालना है, पृष्ठ पर विभव निकालना है, इस गोले के पृष्ठ पर विभव का मान निकालना है। मैं रफ करूंगी, अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्मॉल r
त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ पर विभव विभव कितना होता है, v इक्वल्स टू कितना होता है विभव, v इक्वल्स टू के क्यू बाई आर होता है। v इक्वल्स टू कितना होता है के क्यू बाई आर। इस स्मॉल आर त्रिज्या वाले गोले में आवेश कितना है q, तो पृष्ठ पर विभव कितना हो जाएगा के क्यू बाई आर। इस गोले के पृष्ठ पर विभव हो गया। अब की q का मान आपको पता है, q का मान आपको पता है, q की वैल्यू रख देंगे आप समीकरण 2 से। यहाँ पर समीकरण 2 से q का मान रख दो। q का मान कितना है रो 3 पाई आर क्यू। समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण 2 से मान रखने पर ये कितना हो जाएगा k बाई आर 4/3 पाई आर क्यू रो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये आपकी समीकरण नंबर हो गई 3। अब dr मोटाई के गोलीय कोश का आवेश कितना होगा, dr मोटाई के गोलीय कोश का आवेश। इस dr मोटाई के गोलीय कोश का आवेश कैसे निकालेंगे, dr मोटाई के गोलीय कोश का आवेश कितना हो जाएगा dq, गोलीय कोश का आवेश। dq निकालना है तो कैसे करोगे, इस समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे। समीकरण 2 से dq इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ लिख दो समीकरण, अवकलन करने से समीकरण 2 से dq इक्वल्स टू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये रो 4/3 पाई आर क्यू का कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। q इक्वल्स टू है आपका रो 4/3 पाई आर क्यू, तो dq इक्वल्स टू कितना आ जाएगा रो 4/3 पाई आर क्यू का डेरिवेशन क्या होगा 3r स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये जो dq की वैल्यू आई है आपकी, अब त्रिज्या r के छोटे गोले पर आवेश dq देकर r प्लस dr तक करने में किया गया कार्य। छोटे गोले r त्रिज्या के छोटे गोले को dq आवेश देकर r प्लस dr त्रिज्या तक स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। हमने क्या किया था, इस गोले को क्या किया था आपने, गोलीय कोषों में विभाजित माना था। गोलीय कोष में एक गोला था स्मॉल आर त्रिज्या का, दूसरा था आर प्लस डी आर त्रिज्या का, तो ये गोलीय कोष की मोटाई हो गई आपकी डी आर। फिर हमने क्या किया, इस आर त्रिज्या के गोले में आवेश क्यू का मान निकाला। फिर उसके बाद इस आवेश क्यू के कारण इसके पृष्ठ पर विभव का मान निकाला है। अब डी आर मोटाई के गोलीय कोष का भी हमें आवेश पता चल गया। तो अब क्या कर रहे हैं हम, आर त्रिज्या के छोटे गोले पर जिसमें क्यू आवेश था उसको डी क्यू आवेश देकर आर प्लस डी आर त्रिज्या करने में हमें स्थिति किया गया कार्य निकालना है। और वो कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि। और वो मान लीजिए डीवी इक्वल्स टू है आपकी वी डी क्यू। तो अब इसमें आप डी क्यू का मान रख सकते हैं समीकरण 4 से, और 3 से आप v का मान रख सकते हैं। तो ये लीजिए आप समीकरण 5 में 3 व 4 से मान रखने पर अब इस dv इक्वल्स टू वी डी क्यू में आपको क्या करना है, v का और dq का मान रखना है। फिर वो आ जाएगी आपकी, फिर उसका समाकलन कर देंगे इसका मान रखने के बाद, तो फिर आ जाएगा आपको संपूर्ण गोले को समावेशित करने में स्थितिज ऊर्जा में, संपूर्ण गोले को समावेशित करने के लिए आवश्यक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है आपकी क्लास दीपावली के बाद होगी अब।
ठीक है, ये टॉपिक अधूरा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा दोबारा से बताएंगे।